और हम कुछ इंटरव्यू में एल्गोरिदम या कोई फ्लो चार्ट्स या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं तो वो आप उसको रिजॉल्व कर सको। तो एक चीज मैंने आपको कहा था कि आपने वीएस कोड जो है वो इंस्टॉल करना है, काफी सारे बच्चों ने कर लिया था। कितने बच्चों ने किया था? एक दफा हाथ खड़ा कर दे जरा। ठीक है, मतलब काफी क्यों होती है वो मैं बताता हूँ। वो असल में ना वो वीडियो थी 1 साल पहले की, रिकॉर्ड की हुई थी, और उसमें था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो था ना सारा सेटअप उसमें वो था। तो हम लोग अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हम लोग तो अभी बैकएंड की तरफ जा रहे हैं। एक लैंग्वेज सिंपल सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है रूबी लैंग्वेज है। यहाँ पे मैं अभी सर्च भी करके दिखा सकता हूँ। और रूबी लैंग्वेज क्या करती है, ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो होती है ना आपकी, लास्ट लेक्चर मैंने सुना था निसार साहब का, तो वो कह रहे थे कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बारे में उन्होंने कुछ डिस्कस किया था। तो ये कोई बता दे क्या होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड? उनका लास्ट लेक्चर था। हाँ जी। ठीक है, आप गूगल पे रिक्वेस्ट लिखते हो ना कि कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो तो वो बैकएंड पे सर्वर पे जाती है और सर्वर पे उसका रिस्पॉन्स भेजता है और हमारे ब्राउजर उसे इंटरप्रेट करके आपके सामने वो इमेज वीडियो जो भी होता है वो आपको ला के दे देते हैं। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो होती है हम उसकी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और रूबी लैंग्वेज जो है वो इसी पे डिपेंड करती है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और वो सारी चीज़ें। लेकिन इसका बेसिक पर्पज मैंने आपको बता दिया कि अभी हम बैकएंड प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे, अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि यार एक बेसिक प्रोग्रामिंग के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं वीएस कोड की यहाँ पे डाउनलोड भी एक दफ़ा आपके सामने कर देता हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में हुआ नहीं, वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है। तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं किया वो यहाँ पे देख लें किस तरह से हो रहा है। ये आपके सामने सिंपल मैंने डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद फिर हम इसमें कुछ एक्सटेंशंस करेंगे। और साथ ही एक वेबसाइट है यहाँ पे, ये मैंने सर्च किया रूबी की, ठीक है। ये आपने सर्च कर लेनी है और इसे हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले वो डाउनलोड हो रहा है वीएस कोड। ये आज का नया लेक्चर है, रूबी लैंग्वेज आपने इससे पहले नहीं सुनी ना आपने पढ़ी है, तो यहाँ से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, वो बैकएंड पे काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे रूबी लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये डाउनलोड रूबी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा नजर रूबी, ये यहाँ पे मेरे ख्याल स्टेबल रिलीज आ रही है इसकी। ये देखो, ये मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ये वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इसका अभी इन्वायरमेंट ओपन हो रहा है वीएस कोड का, ठीक है। ये इन्वायरमेंट आपने देख लिया होगा पहले ही कि ये, और ये एक ओपन सोर्स एडिटर है, ठीक है। आईडी एक वर्ड होता है, आईडी आपसे काफी सारे बच्चों ने 9-10 में पढ़ा होगा। आईडी क्या होता है आपके अलावा कोई? IDE और कोई? फिदा ID, GW बेसिक पढ़ी या सी पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ जी, ID हाजिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इसमें क्या करते क्या हम लोग? आईडी वो जगह होती है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिख सकते हो, सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रन कर सकते हो, वो सारी चीज क्या होती है? आईडी। और वीएस कोड एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अच्छा, ये क्यों करवाया जा रहा है अब? वीएस कोड ही क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे IDE हैं पहले ही ऑलरेडी मार्केट में या सॉफ्टवेयर में, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीएस कोड एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। तो ओपन सोर्स क्या होता है, कोई बच्चा जानता हो? हाँ जी, जिसको हम अपने तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। सही है। और कोई नहीं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिनका कोड आपको मिल जाता है। लाइक ऐसे प्रोग्राम जो फ्री हैं, फ्री होते हैं,
कोई पेड नहीं होते, और आप इसमें खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लाइक आप चाह रहे हो कि यार VS कोड में कोई एक बटन एक्स्ट्रा आ जाए, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। और मैं एक वेबसाइट पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर मैं खुद पढ़ा था, वो भी एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। तो वो जो डेवलपर थे वो पे कर रहे थे $1000। अगर आप कोई एडवांसमेंट करते हो उनके सिस्टम में, तो वो आपको $1000 की वो स्टीफन दे रहे थे। तो जब आप ओपन सोर्स कैसे से मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपने माइंड में ये भी साथ रखना कि अगर आप कुछ टैलेंटेड हो और आपको जॉब नहीं है, या आप कुछ मतलब कि कुछ करना चाह रहे हो, तो आप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हो, जहाँ पे आपको जो कंपनीज हैं, जो जिस तरह से VS कोड है, जिस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है, अगर आप इनमें कंट्रीब्यूट करोगे तो वो आपको खुद पे करती हैं। सही है, तो ये भी अपने माइंड में रखना कि अगर आप ये कर सकते हो तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब एक्सटेंशंस की आपने पूछा था क्वेश्चन कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं। अच्छा, हम लोग जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो उसमें यार जिस तरह से मैंने HTML करनी हो या CSS या C कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो, तो सम टाइम मुझे हेल्प की जरूरत होती है थोड़ी सी, कि यार वो जो अगर मैं लिख रहा हूँ कोई टैग तो ऑटोमेटिकली लिखा जाए, मतलब अगर मैं P लिखता हूँ तो प्रिंट लिखा जाए, मतलब मुझे पूरा टाइप ना करना पड़े। तो एक्सटेंशन असल में हमें हेल्प करती हैं। हमारे IDE के अंदर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कोड का जो कलर है वो कलराइज हो, मैं अगर ब्रैकेट डालूं तो वो कुछ अलग से, मतलब कि सिंपल प्लेन वाइट ना हो, कुछ अलग से कलर्स में आए। तो इस तरह से हमारे पास काफी सारी एक्सटेंशन होती हैं। लैंग्वेज के जो सिंटैक्स होते हैं, तो व्हाट इज सिंटैक्स? ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह से आप इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हो, जिस तरह से आप उर्दू की ग्रामर पढ़ते हो, इस तरह हर लैंग्वेज की एक ग्रामर है। तो हम ग्रामर की हेल्प लेने के लिए भी एक्सटेंशंस को यूज करते हैं। एक्सटेंशंस के बहुत सारे पर्पसेस हैं। आप अपनी एक्सटेंशन खुद भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप खुद कुछ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे भी आप अच्छा, गूगल्स पे भी एक्सटेंशन होती हैं। तो मतलब एक्सटेंशन का ना आपकी प्रोग्रामिंग में ये किरदार है वो एक हेल्प का है, कि आपको हेल्प मिल जाती है इस चीज की कि यार मैंने ये काम करना तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। इवन अब मैंने कोड रन करना है तो मैं उसकी भी एक्सटेंशन करूंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ रूबी की सेटिंग कर रहा हूँ, अभी फ्रंट एंड की सेटिंग नहीं कर रहा। तो रूबी के लिए यार यहाँ पे मैंने लिखना है रूबी, तो यहाँ पे आपको पहली जो एक्सटेंशन मिल रही है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। सही है। अब ये करेगी क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है रूबी लैंग्वेज सपोर्ट डिबगिंग फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, कि ये लैंग्वेज की सपोर्ट है, डिबगिंग के काम आएगी। डिबगिंग क्या होती है? किसी प्रोग्राम में से एरर को हाँ, जब आप कोई गलत मतलब कि कोई लैंग्वेज लिख रहे हो या गलत आप कोई रूल यूज कर रहे हो, तो उसमें ये हमें हेल्प करेगी। फिर एक और एक्सटेंशन आपने करनी है, ये साथ ही होगी इसके अलावा एक और ये वाली कर लो, एग्जीक्यूट रूबी कोड करंटली रूबी कोड, ये एग्जीक्यूशन के लिए यूज होगी। तो ये भी 3 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। बहुत सारी है लेकिन अभी फिलहाल हम 3 ही करेंगे, ठीक है। और एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है कोड रनर, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन है, ये आपने कर लेनी है। अब ये जैसे एक्सटेंशन करूंगा तो यहाँ पे एक साइन आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। सही है। तो ये 4 एक्सटेंशन मैंने अभी तक बताई हैं। पहली रूबी की 3 है, और लास्ट पे जो हमने अभी किया उसका नाम है कोड रनर। अच्छा, रूबी को इंस्टॉल कर लें यार। यहाँ पे जो हमने पहले की थी वो टार की फाइल थी .tar, तो .tar की जो फाइल होती है वो हमारी विंडोज में नहीं चलती। अच्छा, विंडोज कौन सी फाइल्स को रन करता है, कोई बता सकता है? एग्जी। हाँ, उसका मतलब क्या है? उसकी एक्सटेंशन है। हाँ, मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। हाँ, ऐसी फाइल जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए ना। आपने जब भी प्रोग्राम डाउनलोड करना होता है तो आप .exe में किया करो, क्योंकि विंडोज किसको समझती है? exe को, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल होती है। अब अभी जो हमने फाइल की है ना रूबी की, वो है टार, और वो मेरे ख्याल से या तो लिनक्स के लिए होगी या किसी और ऑपरेटिंग। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो बहुत ज्यादा है ना, लिनक्स है, मैक है और विंडोज है। 3 तरह के जो टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहे हैं इस टाइम। तो मैंने जो घर में की थी वो तो ubuntu में मैंने किया हुआ है अपनी कंपनी में, तो लिनक्स में यूज करता हूँ, तो घर में विंडोज यूज करता हूँ अमूमन। तो इसलिए मैंने अभी खुद इंस्टॉल नहीं की विंडोज पे, लेकिन अभी यहाँ पे कर लेते हैं इसे इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलीजेज आ रही हैं, यहाँ से मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसका एक आसान हल है, डाउनलोड पे क्लिक किया। ये देखिए मैंने ये आपने जाना rubyinstaller.org और /downloads, आपने डायरेक्ट URL पे चला जाना है।
ठीक है, ये आपको आसानी होगी। जिस तरह से अभी मैं ढूंढ रहा था कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो आप अगर डायरेक्ट किसी यूआरएल पे चले जाओगे तो आप डायरेक्ट किसी पेज पे आ जाओगे। तो अब मैंने ये करना है, सपोज ये पहला ही मैं कर लेता हूँ, तो ये मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक्जी फाइल है, ठीक है, ये यहाँ से पता चल रहा है। ये देखो लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, एक्जी। इसका मतलब क्या है कि ये विंडोज में चल जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यार इंस्टॉल होते हैं, 32 बिट के, 64 बिट के। 32 बिट के आजकल तो चलते नहीं है, लेकिन होते हैं, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। जो छोटे कंप्यूटर होते हैं ना, जिनमें आपकी रैम वगैरह कम है या कोर टू डू आप लोग कर रहे हो, तो उसमें 32 बिट की विंडो अच्छी रहती है। और 64 बिट का जो सिस्टम होता है वो एक बड़े कंप्यूटर पे आप कर सकते हो। और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क यार ये होता है कि आपके जो प्रोग्राम की जो स्पीड्स वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह डिपेंड करती है। सारी बात एक छोटी चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है। तो 64 जो होता है वो मतलब कि प्रोग्रामिंग जो होती है ना, प्रोग्रामिंग के अलावा आपकी जो एप्स है ना, उनकी परफॉर्मेंस भी उस पर बेहतर आती है, ग्राफिकल भी काफ़ी काम उसका बेहतर होता है। 32 बिट एक मिनिमम इंस्टॉल, दो तरह की इंस्टॉलेशन होती है, एक होती है मिनिमम इंस्टॉलेशन, एक होती है नॉर्मल इंस्टॉलेशन। तो मिनिमम इंस्टॉलेशन के लिए 32 बिट आप कर लो अगर आपकी मशीन हल्की है। अगर आपकी मशीन अच्छी है, लाइक आप कोर किसी i3 पे सॉरी i5 प्रोसेसर पे हो, तो फिर आप ये 64 बिट रखो। तो बहरहाल ये प्रोग्राम होते हैं, ये आपने देखना होता है कि आपकी मशीन कैसी है, फिर आप डिसाइड करते हो। आप ये अगर आप किसी हल्की मशीन में विंडो 10 64 बिट करने की कोशिश करोगे तो वो हो जाएगी, लेकिन वो फिर आपका सिस्टम उसे कहते हैं, क्या करता है, हैंग होना शुरू हो जाता है शायद, इस तरह से। हाँ, हैंग होना शुरू हो जाता है। तो आपने किया होगा, कभी ट्राई किया होगा, आपने कभी कोर टू डू पे विंडो 10 कर ली हो 64 बिट, तो वो फिर स्लो हो जाता है, मशीन ही स्लो हो जाती है। और प्रोग्राम जब आप चलाने की कोशिश करते हो तो वो भी सही तरह से स्मूथली नहीं रन हो रहे होते। अच्छा, ये हमारी डाउनलोड हो गई है, मैं इसे ओपन फोल्डर कर रहा हूँ। ये है सिंपल, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। क्या क्या आपने कहा है, कौन सी? वो रूबी की एक्सटेंशन है, वो आप रूबी टाइप करोगे ना यहाँ पे तो वो आ जाएंगे। ये वाली है यार, इंशाल्लाह मैं इसकी ना वीडियो भी घर जाके ना इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसपे सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होगी। मतलब अभी तो मैं माइक वगैरह उस तरह से नहीं है मेरे पास, तो मैं घर से ये आपको सिर्फ सिंपल इसी की वीडियो बना दूंगा कि डाउनलोड कैसे करना है और ये एक्सटेंशन कौन सी की है। ये एक और मतलब इसके साथ इसी वीडियो की कमेंट, वो जो डिस्क्रिप्शन होगी ना उसमें आपको वो मिल रही होगी, ठीक है, इसी के साथ ही अपलोड हो जाएगी वो भी। अच्छा, तो ये दो एक्सटेंशन ये वाली हैं और एक एक्सटेंशन ये वाली है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसे इंस्टॉल करना है, सिंपल डबल क्लिक करूंगा और ये इंस्टॉलेशन की तरफ आ जाएगी, ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल देखते हैं। अच्छा, ये आईडी को थोड़ा सा हम लोग तब तक डिस्कस कर लेते हैं जब तक वो इंस्टॉल हो रही है। ये पहला पार्ट है ना, ये एक्सप्लोरर का है। जिस तरह आपकी विंडो में एक्सप्लोरर होता है ना, फाइल मैनेजर होता है, जहां पे आप सारी फाइल्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो अपनी फाइल। अभी हमारे पास कोई फाइल ओपन नहीं है, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप ओपन फोल्डर यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, ये पहला ये होता है। दूसरा होता है सर्च का। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट में कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, लाइक मैंने एक वर्ड यूज किया विंडोज, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि यार विंडोज कहाँ कहाँ पे सर्च हुआ इन दी पूरे प्रोजेक्ट, मतलब पूरे फोल्डर में जिस फाइल में आपने यूज किया हुआ, तो आप यहाँ से ग्लोबली सर्च करते हो। ग्लोबल सर्च का मतलब ये होता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सर्च कर पा रहे होते हो। और रिप्लेस सम टाइम होता है कि यार लोग कहते हैं विंडोज की जगह ubuntu लिख दो, लिनक्स लिख दो, तो भी हम यहाँ से उसे ग्लोबली सर्च करके और रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन समझ आ गई इसकी सेकंड टूल की। थर्ड जो है ये सोर्स कंट्रोल का टूल है। ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। सोर्स कंट्रोल का होता है, गिटहब का नाम काफी सुना होगा आप लोगों ने। गिटहब पता है बच्चों को क्या होता है गिटहब? सोर्स कंट्रोल नहीं पता? अच्छा, जब हम किसी टीम पे काम कर, जिस तरह अब हम सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं ना, तो हमारा जितना भी कोड पड़ा होता है वो इंटरनेट पे पड़ा होता है। मतलब कि हम मशीन डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब इसका ये नहीं कि आज मेरी मशीन खराब होगी तो मैं कहूँ यार मेरी 3 माह की सॉफ्टवेयर जो मैंने बना रहा था वो जाया हो गया, ऐसा नहीं होता। हम अपना डेली का कोड जो होता है वो इंटरनेट पे पुश करते हैं, पुल करते हैं, ये कमांड्स होती हैं।
तो सोर्स कंट्रोल में क्या होता है कि आप जब टीम वर्क करते हो ना, जिस तरह मैं 3 बच्चों का ग्रुप बना दूं कि यार आप तीनों ने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। अब इसका कंप्यूटर और है, इसका कंप्यूटर और उसका और है। अब तीनों एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, सही है। और तीनों ने, मैंने कह दिया कि यार आपने मेन्यू की फंक्शन आपने करनी है, फाइल्स की फंक्शन आपने करनी है, या कलरिंग की फंक्शन थर्ड पर्सन ने करनी है। तो तीनों एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। हमने इन तीनों के कोड को मर्ज करना होता है एक जगह पे, ठीक है। और उसको मर्ज करके फिर हम लोग एक जगह पे अपने पास, जिस तरह से अभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी। तो ये हम किसके जरिए करते हैं? सोर्स कंट्रोल के जरिए करते हैं। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स कोड पढ़ा था ना आप लोगों ने, ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड। हाँ, तो सोर्स कोड जो होता है ना हमारा, उसको जो कंट्रोल कर रहा होता है वो क्या होता है? ये वाला टूल है गिटहब। को जब हम पढ़ेंगे ना, गिटहब एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है, और इंशाल्लाह आप जब पढ़ोगे तो आपको मतलब मजा आएगा काम करने का उसके अंदर, कि वो है क्या असल में। उसकी फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी है, और उसके अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और उसकी फंक्शनैलिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो एक काफी अच्छी मतलब कि हमें ये फीचर मिली हुई है। अच्छा, ये रन एंड डिबग का है। इस पे ये जो भी हम लोगों ने किया हुआ है, ये एक्सटेंशन, ये इसकी वजह से आ रहा है, रन एंड डिबग। अगर हम कोड को रन करना चाह रहे हैं, डिबग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए है। ये पांचवा जो है एक्सटेंशन के लिए है, ठीक है। जिस तरह से अभी हम लोगों ने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, यहाँ पे आ रही है। अच्छा, ये रूबी इंस्टॉल हो गई है, आगे देखते हैं। तब तक मैंने उसकी फिनिश पे क्लिक किया और अभी कुछ विंडो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। अच्छा, ये वाला आप यहाँ पे अकाउंट अपना लगा सकते हो। अगर आपने एक दफा सेटिंग की हुई है तो आप यहाँ पे अपना साइन इन करके और माइक्रोसॉफ्ट के साथ या गिटहब का अकाउंट एक दफा एडजस्ट कर लो। अब इसका क्या फायदा होता है कि लाइक अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो जो मेरे घर में कंप्यूटर में सेटिंग हुई होगी ना, वो सारी एक्सटेंशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट का यही फायदा होता है कि आप यहाँ पे अकाउंट लगा लो। और लास्ट वाला ऑप्शन सेटिंग का है, तो यहाँ से आप सेटिंग इसकी देख सकते हो। आप फोन साइज बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब कि लफ्ज मोटे मोटे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे 16 कर दो, 18 कर दो, 20 कर दो, 22 कर दो, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। फोन फैमिली चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक एडिटर है। तो आई होप कि आपको ये एडिटर की बेसिक सी समझ तो आ गया कि हम लोग क्या इसके अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब हम इसे यूज़ करेंगे तो तब मज़ीद समझ आ जाएगी। अच्छा, इसको इंस्टॉल किया लेकिन आया नहीं कुछ इस पे। ये अनइंस्टॉल तो नहीं हो रहा। ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, ये इंस्टॉल अभी हो रही है। अच्छा, रूबी लैंग्वेज पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बात कर लें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हाँ जी। ऐसी लैंग्वेज जो कि हम बनाते हैं और अपने किसी प्रोग्राम यानी कि कोई वेबसाइट जैसे कि बना रहे हैं, हम अपने एक प्रोग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, फिर उनको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हमारी वेबसाइट बन जाती है। सही है। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना चाहे? हाँ जी, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट काफ़ी बैठे हुए हैं। ये है लास्ट पे, वो है 3-4 स्टूडेंट तो मैंने खुद पढ़ाए हुए हैं। हाँ जी। प्रोग्रामिंग जी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, आसानी के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी, सेंटर वाला क्या करता है इंसान? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार, देखो शर्माया ना करो, गलत बता दो, खैर है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे सही करने के लिए मतलब बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। अगर आप गलत बताओगे तो मैं उसको इस्लाह कर दूंगा यार उसमें ये चीज़ है। तो ये मतलब ये ना बताना वो मतलब बुरी बात है। आपको कुछ, हाँ, बोलना चाह रहे थे कुछ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाँ जी। यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम टू अकम्प्लिश अ टास्क। उर्दू में समझा दो यार जरा, बच्चे सारे उर्दू में हैं तो नहीं। वो मतलब हम मैं खुद यहाँ पे इस तरह का नहीं रखता, थोड़ा सा टफ नहीं रखता, कि ताकि सबको समझ आए। मतलब मेरी कोशिश ये होती है, मेरे मतलब वर्ड कुछ निकल जाते हैं मुंह से, कुछ थोड़े से वो जो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर इतना आसान आप लोगों को पढ़ाया जाए कि आपको समझ आ जाए। तो डेफिनेशन इसकी किसी को समझ नहीं आई होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की एक जुबान है जिसपे हम हाँ। अपने इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोग्राम टाइप करते हैं एक हम्म। खास मसले को हल करने के लिए। सही है।
हम कोई भी जब कोई सोल्यूशन जब भी हम लोग बनाते हैं ना, हमें कंप्यूटर को कोई बात समझानी हो तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए ही समझाते हैं। सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, यहाँ पे मैं सर्च करके चेक करने लगूंगा रूबी इंस्टॉल हो गया कि नहीं। दिस वर्जन ऑफ रूबी इज नॉट कंपैटिबल व्हेन विंडोज यू आर रनिंग, चेक योर। एक मिनट, रूबी एक दफ़ा से रीस्टार्ट में कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन तो हो गई है लेकिन एक दफ़ा रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, रीस्टार्ट क्यों किया जाता है? देखो, जब आप कोई प्रोग्रामिंग कोई भी इंस्टॉल करते हो ना, तो सम टाइम वो उसकी अपडेट वगैरह कुछ होनी होती है, जिस तरह से अभी ये कंपैटिबल नहीं कह रहा। तो जब हम रीस्टार्ट करते हैं ना, तो सम टाइम ये होता है कि जो कंपैटिबिलिटीज के इशू होते हैं ना, वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और प्रोग्रामिंग का जो भी मैं वर्जन चेक कर रहा था वो नहीं आ रहा, तो वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कंप्यूटर लेना पड़ना है। अच्छा, ये चीज़ें मेरे माइंड में ये था कि आपने रेडी किया होगा, VS कोड रेडी करके रखा होगा और एक्सटेंशन वगैरह की होंगी, इस वजह से टाइम ज़रा ज़्यादा लग रहा है। ये अपना पासवर्ड लगाओ, ज़रा पासवर्ड लगाओ यहाँ पे। अगर ना हुआ तो फिर ऑनलाइन खोलना पड़ना है। इसमें ना रूबी इंस्टॉल कर लो बैठ के, वहाँ पे कर लोगे कि मैं खुद ही करूँ? रूबी इंस्टॉल करो जरा, इसमें VS कोड हुआ है ना, तो रूबी और विंडोज। चलो हम लोग ट्राई करते हैं यार, पहला प्रोग्राम करके क्या कहता है ये। तब तक तुम इसमें इंस्टॉल कर लो, अगर कोई इशू आएगा तो मैं फिर इस पे आ जाऊँगा। वर्जन नहीं, असल में हम लोग क्या कर, मैं ये चेक कर रहा हूँ रूबी का वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है। उसकी फायदा ये होता है कि एक जब लैंग्वेज इंस्टॉल होती है ना, तो आप CMD से उस चीज़ का, लाइक आपने नोड इंस्टॉल किया है या कोई भी आप लैंग्वेज पाइथन किया या कंपोजर का पता है आपको? नहीं पता? अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिपेंडेंसीज मैनेजर जो होते हैं ना, आप जब भी सिस्टम में इंस्टॉलेशन करते हो तो वो ग्लोबली इंस्टॉल होनी चाहिए, मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर लो। तो अमूमन CMD ही आपकी जितनी प्रोग्रामिंग है यार, उसमें CMD यूज होता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे वाज़िया कर दूं कि जो डेवलपर्स होते हैं वो विंडोज को यूज नहीं करते, वो अबंटू को यूज करेंगे, लिनक्स को यूज करेंगे। अब काफी सारे बच्चे इसके खिलाफ होते हैं कि सर ये अबंटू ही क्यों यूज करना है। तो यार सिंपल सी बात है, विंडोज जो बनाई गई है वो यूजर्स के लिए बनाई गई है, और जो लिनक्स बनाई गई है वो डेवलपर्स के लिए बनाई गई है। तो अगर आप डेवलपर बनना चाह रहे हो तो आप लिनक्स अपने घर में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। अबंटू सिस्टम है, आपको टाइम लगेगा उसको मैनेज करने में। स्टार्ट में आपको थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि सारा ही CMD है और बहुत ही आसान है और बहुत ही फास्ट है। मैं खुद CMD ये विंडोज में बहुत देर बाद अब यूज, मतलब बहुत कम यूज करता हूँ, हफ्ते में कोई 1-2 दफा घर में कभी सिस्टम ऑन करूँ तो मुझे अब बड़ी दिक्कत होती है इस पे। ये बहुत स्लो है, ये जो है ना विंडोज का सारा सेटअप। अच्छा, हम लोग अब पहला प्रोग्राम अपना लिख के देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले Ctrl+N कर रहा हूँ, तो Ctrl+N किया तो एक नई फाइल जनरेट होगी। Ctrl+S कर रहा हूँ, Ctrl+S से वो पूछ रहा है कि यार सेव कहाँ पे करनी है। मैं अभी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ कि यार day1 रख लेता हूँ, day1.rb। .rb एक्सटेंशन है किसकी? रूबी लैंग्वेज की। ठीक है, तो आपने इसे सेव कर लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेड कलर का आइकन बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ रूबी के एक लैंग्वेज में। पुटस एक फंक्शन है, मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ कि लर्न रूबी। लैंग्वेज के स्पेलिंग थोड़े। ठीक है, अब इसे मैं रन करता हूँ तो टर्मिनल पे द वर्जन ऑफ रूबी इज नॉट कंपैटिबल, ये मेरे ख्याल से फिर वही इशू आ रहा है जो हमारे पास पहले आ रहा था कि वर्जन ऑफ रूबी इज नॉट कंपैटिबल।
अभी हम लोग ये करने लगे हैं कि सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये आपको भी एक टिप है कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो और आपके सिस्टम में थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे ऑनलाइन रन कर सकते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन वेब पे ही रन होगा और वेब के अंदर इसका कंपाइलर कहीं क्लाउड सर्वर पे कहीं कंप्यूटर पे इंस्टॉल हुआ हुआ है, और जो हम काम अपने लोकल सिस्टम में कर रहे हो अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, वेब पे। तो जिस तरह से पुटस ये पहला प्रोग्राम है रूबी का, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, प्रिंटिंग करने के लिए। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा आ गया है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये काम आपने अपने एडिटर में करना है। अच्छा, इसमें क्यों मसला आ रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसकी पहली वजह ये कि यार ये अपडेट नहीं है, विंडोज तरह से अपडेट नहीं हुई क्योंकि इंटरनेट नहीं था इस पे, तो वो कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा थोड़ा सा। तो आपके कंप्यूटर अगर आपके पास इंटरनेट है तो वो अपडेट्स हुए होंगे, मतलब कि लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो वो आपने घर जाके पहले अपने सिस्टम को अपडेट करना है, उसके बाद रूबी को इंस्टॉल करना है। सही है। अगर फिर भी कोई इशू आएगा ना, जिस तरह से भी यहाँ पे इशू आया है, तो फिर आपने मुझे बताना है कि सर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, ये हमने अपने घर जाके पहले कंप्यूटर अपडेट, हमारी कंप्यूटर अपडेटेड है और इसकी, ठीक है, तो ये आपने बताना है। अच्छा, पुटस का समझ आ गया। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटस और लर्न लैंग्वेज, और इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब यहाँ पे 2 लाइंस की प्रिंटिंग हो जाएगी। सही है। तो ये हमारे पास पुटस यूज होता है प्रिंट करने के लिए। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, एक और यूज होता है, उसका नाम है प्रिंट। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ लिखते हैं रूबी लैंग्वेज। तो ये रूबी लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, अगर किसी को पता हो तो वो जरा इनहेंस हो जाएगा। पुटस और प्रिंट में फर्क क्या नजर आया आपको? अभी हम लोगों ने 2 चीजें यूज की हैं और दोनों से काम सेम हो रहा है। हाँ जी, वो ये पुटस लिखना लाजमी होता है या लाजमी होता है प्रिंटिंग करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ कि यार आपने इतने रूट लेवल तक जाना है। ठीक है, अगर आपको 2 वर्ड सेम काम कर रहे हैं तो आपने अब इसकी सेमेंटिक्स को समझना कि यार इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये 2 एक जैसे बनाने का कोई ना कोई तो मकसद होगा ना। तो देखते हैं यार, अब मैं इसके साथ दोबारा यही कॉपी करके ना और ये साथ ही इसके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, तो अब आपको डिफरेंस समझ आ जाएगी। क्या किया उसने, एक ही लाइन में लिख दिया, जबकि पुटस क्या कर रहा था, पुट, हाँ वो कर सकते हैं, वो अगला मतलब वही इसी पे है, अगला जो मतलब क्या है ना टॉपिक। तो पुटस जब भी हम लोग यूज करेंगे ये अपनी न्यू लाइन जनरेट करता है, ठीक है, और उस पर प्रिंटिंग करता है। जबकि प्रिंट क्या करता है, इन दी सेम लाइन, आपकी जो पिछली प्रीवियस लाइन आई, देखो इसमें मैं थोड़ी स्पेस दूंगा तो उसमें स्पेस आ जाएगी, तो वो सेम लाइन पे क्या कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है। अगर यही काम पुटस में करते तो उसने नई लाइन पे ले आना था। तो ये एक इनमें फर्क है। ये आई होप कि आपको ये सिंपल सा जो फर्क है ये समझ आ गया होगा। ये मैं क्वेश्चन इससे बता रहा हूँ, ये पूछे जाएंगे आपसे इन द डे ऑफ इंटरव्यू, फिर आपने कहना कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इस वजह से इन्हें अगर आप नोट डाउन किया करो, और कॉपी पेंसिल तो कोई भी नहीं लेके आता, माशाल्लाह आप लोग बहुत ज़हीन हो सारी। तो इस तरह की देखो कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। ये आपका बिहेव को देखा जाता है कि अगर आप कॉपी लिख नहीं रहे। अच्छा, एक चीज में आपकी पता है कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन जो इंसान लिखता है ना वो ज्यादा मेमोराइज रहता है। मतलब कि एक आप सुनते हो, एक आप लिख के जो आप सुन भी रहे हो और लिख भी रहे हो, उसकी पावर ज्यादा है, आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, बजाय उसके कि आप सिर्फ ये देख लो कि यार बस पढ़ा रहा है, बस ठीक है, बस वही करना है। अच्छा, हम एक और इंटरेस्टिंग काम करते हैं पुटस के जरिए, कुछ क्रिएट करते हैं सिंपल सी कोई शेप वगैरह। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। ये आपको असाइनमेंट आएगी कि
पुटेस्ट को यूज करने की असाइनमेंट मैं दूंगा आपको। कोई 20 सवाल है मेरे ख्याल से, वो बनाए हुए हैं, वो आपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने इसमें लिख दिया कुछ। अगर मैं इसमें कुछ बनाना चाहूँ तो फिर हम इसके अंदर कुछ और भी बना सकते हैं, लाइक, ठीक है। और इसी तरह हम लोग, मतलब कि इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक्चुअल में कुछ उस तरह से क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो अभी आप इसके आउटपुट देखिएगा। तो ये इसके आउटपुट, मतलब हम शेप बना रहे हैं किसकी हेल्प से, पुटेस्ट की हेल्प से। हम कोई ABC की या कोई पाकिस्तान का वर्ड टाइप कर सकते हैं या कुछ इस तरह से। थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन आप ये ट्राई कर सकते हो घर जाके कि आप पुटेस्ट के जरिए ये काम कर रहे होगे। ठीक है, अच्छा, तो ये शेप वाला भी होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो वेरिएबल्स पे बात कर लेते हैं इससे आगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? इन विच, यार, हाँ, मेमोरी लोकेशन और जिसकी तरफ अपने डाटा स्टोर पे बात करें, यानी कि उसको हम अपनी कीमत बताते हैं, ये चीज की कीमत है, आप उसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं ना, तो हम वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करवाते हैं। दो वर्ड्स यूज होते हैं जब भी वेरिएबल को पढ़ाया जाता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है? वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट है। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल ये जो 10, 5, 6, ये 6 ही रहेगा, चाहे आप यहाँ पे 6 कह रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी जाकर, तो 6 हमेशा 6 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल क्या होता है? वो चेंजेबल होता है। थोड़ा सा हम थ्योरी में चले जाते हैं, मैं थ्योरी पढ़ाने का आदी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितनी बातें पढ़ाऊँ। अभी हमने प्रिंट और पुटेस्ट पढ़ा, तो मैं इनकी डेफिनेशन भी आपको पढ़ा सकता था पहले, फिर मैं आपको यहाँ पे लाता। तो मेरी आदत ये है कि मैं पहले प्रैक्टिकल करवाता हूँ और फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन बताता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं वेरिएबल की और कांस्टेंट की। तो वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंजेबल होती है। तो वेरिएबल की एग्जांपल क्या होगी? लाइक आपकी जो एज है वो चेंज हो रही है डे 1 डे, मतलब कि आप आने वाले मिनट के बाद आपकी जिंदगी मतलब ज्यादा होती जा रही है, उसमें एक दिन बढ़ता जा रहा है, एक मिनट बढ़ता जा रहा है। दिन का बदलना, मौसमों का बदलना, वक्त का गुजरना, ये सारी चीजें क्या है? वेरिएबल्स है। हाइट आपकी बढ़ती है एक हद तक जाके, तो ये भी वेरिएबल है। मतलब कि हर वो चीज जो चेंज हो रही है ना, वो क्या होगी? इसकी समझ आ गई। और कांस्टेंट क्या होगी? जो चेंज नहीं हो। तो अब हम वेरिएबल एक बनाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल एक, जिस तरह से कंप्यूटर में इन्होंने बताया कि मेमोरी लोकेशंस और मेमोरी सेल्स होते हैं, आपकी रैम के अंदर वेरिएबल असल में स्टोर हो रहे होते हैं। ये भी आप यहाँ से आज मतलब याद रख लेना कि आप जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है। इवन आपका पूरा प्रोग्राम जब आप कंपाइल करते हो तो वो भी रैम में लोड होता है और फिर चलता है। सही है, तो ये आपने यहाँ पे याद करना है। अच्छा, वेरिएबल हम लोग, इसका सिंटैक्स है कि आपने यहाँ पे साइन लगाना है डॉलर का और VAR इक्वल टू, और इसमें मैं कुछ भी स्टोर करवा देता हूँ। अच्छा, डॉलर का साइन मैं यूज कर रहा हूँ। असल में डॉलर का साइन यहाँ पे नहीं यूज होगा, मैं खुद इस लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम मतलब कि यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं असल में लारावेल और PHP का डेवलपर हूँ, तो हम लोग डॉलर का साइन और इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपने इसको ऐसे ही रखना है और यहाँ पे आप लिखते अपना एक वेरिएबल लिख लेते हैं नेम। ठीक है, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है, ये आपने सिंपल इसका सिंटैक्स है, इसमें डॉलर का साइन नहीं यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम के ऊपर लिख देता हूँ अली। ठीक है, और मैं आप इसे पुटेस्ट में यूज करता हूँ, पुटेस्ट माई नेम इज, और यहाँ पे मैं प्लस का साइन दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नेम और यहाँ पे लिख दूंगा एंटर। तो इसको देख लेते हैं, तो क्या आ गया? माई नेम इज अली। अब इसमें मैं जो भी चेंज करूंगा अली रजा कर दूंगा, तो अब ये चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या होते हैं? चेंजेबल। चेंजेबल है ना, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं तो वो नीचे चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने वेरिएबल, जिस तरह से मैं यहाँ पे एज लिख दूं, ठीक है, एज में आप लिख दो कि जी 22 लिख दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 आप लिख दो कि माई एज इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसे प्रिंट करवा सकते हो।
तो आप यहाँ पे ऊपर जो भी चेंज करी जाओगे वो यहाँ पे नीचे क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो ये है हमारे पास वेरिएबल। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा, ये जो डबल कोटेशन में लिखा होता है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग। हाँ, वो बोतल वाला ना समझ लेना ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हो, स्ट्रिंग कहते हो, STRING, स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस डबल क्विट्स में जो भी लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होगा। मतलब कि आप इसमें माय नेम इज लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ रैंडम लिख दो, तो वो देख ऐसे ही वो क्या होगा, प्रिंट होगा। वो कंपाइलर डबल क्विट्स का लिखा होगा कभी भी उसको मतलब कि उसके अंदर से रीड नहीं करेगा, आपने जो लिखा होगा वो एज इट इज क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये आपने मतलब कि याद रखना है कि ये स्ट्रिंग है। और अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, डाटा टाइप्स का। ठीक है, डाटा टाइप्स क्या आती है, मैं एक ना ये सारा सम अप कर रहा हूँ, एक काफी सारी चीजें जो मैं एक छोटे से लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ वो सारी चीजें एक ही लेक्चर में बता दूं। डाटा टाइप्स क्या आती है, हाँ तो ठीक है। और जो बाकी बच्चे जिन्होंने ICS किया हुआ है, याद थोड़ा सा आप लोगों से भी है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है मेरी। चलो बाकी बच्चे जो FA वगैरह कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, उनसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो सिर्फ वो सर ही बता रहे हैं हमें कि ये डाटा टाइप ये होता है या वो होता है। तो बाकी बच्चे भी थोड़ा सा अपना इजाफा करें इल्म का हमारे साथ, कि शायद कोई हमें भी कोई बात समझ आ जाए। हाँ जी हाजिक, क्या होती है डाटा टाइप? आईडी को बताना या कंपाइलर को बताना कि डाटा किस टाइप का है, अल्फाबेट या कोई बूलियन है। लास्ट वाला ये जैसे हम ईट और सीआर वगैरह हैंडल करते हैं, फ्लोट हैंडल करते हैं, इसको हम डाटा करते हैं। असल में जब हम, ठीक है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हमने उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन करनी होती है। अच्छा, रूबी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंट है, फ्लोट है, मतलब कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, व्हाटएवर जो भी यूज कर रहे हो, बस आपने उसे डिफाइन करना है और उसने यूज कर देना। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बीच में भी वही बातों बातों में चीजें याद आ रही है। यहाँ पे एक वर्ड होता है डेफिनेशन, एक होता है डेक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन और एक होता है वेरिएबल डेक्लेरेशन। तो वेरिएबल डेफिनेशन क्या होती है और डेक्लेरेशन क्या होती है? अभी रुक जाओ, और कोई व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल डेक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन? पढ़ा हुआ है यार, ये तुम लोगों की किताबों में लिखा हुआ है। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है। ये जो 9-10 की बुक्स में लिखी हुई है, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा कि जो आपको कोई BS लेवल पे या MPhil लेवल पे आके पढ़नी पड़ेगी। मैं 9 की बुक्स में से ये बातें बता रहा हूँ। और 10 क्लास की बुक में भी लिखा होगा, 10 क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि वेरिएबल डेक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन क्या होती है। फिर आपकी इंटर की बुक में आ जाता है, वहां पे भी लिखा हुआ है। तो आप सारे माशाल्लाह पढ़ लिख के आए हो, तो थोड़ा सा इस चीज पे गौर करो। हाँ जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन में देके वेरिएबल की वैल्यू बता देना। सही है, ठीक है। जैसे आपने नेम इज इक्वल टू ये बताया, हाँ, अगर नेम एक वेरिएबल और उसकी वैल्यू ये बताओ, डेफिनेशन। हाँ जी, लास्ट पहले आप वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, हाँ, और उसके बाद उसे वैल्यू असाइन करते हैं, उसे देते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ये सही है। वेरिएबल डिफाइन जिस तरह इसने बताया, सही बताया इसने, कि हम जिस तरह से नेम लिखते हैं तो नेम एक वेरिएबल है, एज लिखते हैं एक वेरिएबल है। जब हम इसको वैल्यू दे देंगे तो पहले वाला वेरिएबल डेक्लेरेशन था, नेम एज, और जब मैंने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, मैंने लिखा नेम इक्वल टू अली रजा, तो इसका मतलब मैंने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया कि वेरिएबल है क्या। ये दो टर्म्स हैं, ये आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं, अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो ये साथ रखे। इसे MCQs आ सकती है, वेरिएबल डेक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फर्क है। तो आपको समझ आ गई है कि जब हम नेम लिखते, एज लिख दे, उसके बारे में कुछ मतलब कि वेरिएबल बता देंगे ये वेरिएबल है, उसको डिफाइन ना करें तो वो क्या होगा, वेरिएबल डेक्लेरेशन। और वेरिएबल को जब मैं डिफाइन कर दूं, जिस तरह नेम इक्वल टू अली रजा, एज इक्वल टू 22, तो ये क्या होगी, वेरिएबल डेफिनेशन। तो अब यहाँ पे
ये जो ये वाली टाइप होती है ना, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटीजर टाइप है। अच्छा, इसमें कमेंट्स इस तरह से नहीं दिए जाते, हर लैंग्वेज का एक रूल होता है, तो इसलिए कमेंट्स मेरे ख्याल से ये हैश के साइन से होती हैं। हाँ जी, आपने ये एज 22 लिखा है, तो 22 में डबल कोटेशन में क्यों होते हैं? एक मिनट बताता हूँ। हाँ, बस मैं एक चीज चेक कर रहा था। 22 मैंने डबल को इट्स में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज कि मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नंबर है। समझ आई कुछ? अगर मैं नंबर बताना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या लिखना है, उसे एज इट इज लिख देना। ये इसकी टाइप क्या है, यही बता रहा था, इंटीजर है। इंटीजर आपके नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। और अगर मैं इसे डबल कोटेशन में लिख दूं तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग में जो मर्जी लिखो, कंपाइलर उसके साथ अपना कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। मैं इसे जमा करता हूं, मैं मतलब कि एक मिनट, ये सेव पे चला गया था, सॉरी। कैसे जाएगा ये वापस रीलोड पे? अच्छा, तो वो मैं जो, हाँ जी पूछो, किसमें लिख सकते हैं? हाँ, लिख लो उर्दू में। स्ट्रिंग में आप उर्दू भी, अगर आपका कीबोर्ड उर्दू इनेबल है तो यू कैन राइट इन उर्दू। उर्दू लिख लो, अरबिक लिख लो, चाइनीज लिख लो, स्ट्रिंग में जो मर्जी लिख लो, वो उसे रीड उस तरह से, वो सिर्फ उसको उठाएगा और एज इट इज आउटपुट में शो कर देगा। तो बहरहाल हम लोग वेरिएबल्स पे डिस्कस कर रहे थे। मैं यहाँ पे वेरिएबल की जल्दी जल्दी सब टाइप बता रहा हूँ। यहाँ पे कमेंट्स देने का तरीका क्या होता है, जब भी आप कमेंट्स क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट पढ़ाते हुए बताया था कि एक रिमार्क्स का साइन बताया था कि जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, रिमार्क्स लिखते हैं। रिमार्क्स का यूज क्या होता है, बताओ, रिमार्क्स का यूज क्या होता है? हाँ? मतलब क्या, मतलब क्यों लिखते हैं रिमार्क्स? आगे कल आप अगर हमने कोई 1 साल बाद 1.5 साल बाद अगर हमने अपना प्रोग्राम खोला है तो हमें पता लगे कि भाई ये बात, ये जो प्रोग्राम बनाया था हमने इस वजह से बनाया था, और अगर ये वजह इसके साथ ये बात ऐड की ताकि प्रोग्राम समझ आए। और अगर हमारा कोई दूसरा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम रीड करे तो हमारे उसकी समझ आए कि भाई ये बात थी। ठीक है, तो मैसेज कन्वे करने के लिए अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी आर लर्न वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसे कंपाइलर रीड नहीं करेगा। कंपाइलर के लिए ये बात जो है वो क्या है कि वो इसे इग्नोर करके आगे चला जाएगा। अब ये किसे फायदा होगा, लाइक आप लोगों को मैं ये प्रोग्राम अगर देता हूँ तो आपको ये कमेंट से समझ आएगी कि सर ने इस लेक्चर में क्या पढ़ाया था, वेरिएबल पढ़ाया था। तो कमेंट्स का मकसद ये होता है। अब जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी डॉलर की, फिर वही मतलब मेरी जो है प्रोग्रामिंग वो असल में ला रहा है पहले, तो फिर से मैं डॉलर के साइन यूज कर रहा हूँ। तो आपने सिंपल लिखना है नेम, और नेम इक्वल टू आपने अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एज लिख देनी है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी डाटा टाइप्स इस पे दिखा दूँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे करना है जीपीए होता है आपका, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसमें आई थिंक के नहीं चाहिए होता। ये एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। लूजली दो तरह की लैंग्वेज होती है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, लूजली टाइप लैंग्वेज। तो ये लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसमें आप जैसे मर्जी काम करो। ये एरर्स को बहुत कम आपको एरर, मतलब कि इसी से ये पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको जरा इजी फील हो इस लैंग्वेज पे आगे। अच्छा, अभी हमने जीपीए भी लिख लिया, और यहाँ पे होता है कि जी ठीक है, 4 डाटा टाइप्स हो गई, और उसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, और ये आ गया। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं। एक और मैं इसमें बता देता हूँ कि कोर्सेज। तो ये रूबी की हम एक डाटा टाइप पढ़े हैं, ठीक है। मैंने एग्जीक्यूट करते हुए इनमें कोई एरर नहीं आएगा। पहली डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। दूसरी डाटा टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंटीजर डाटा टाइप है। तीसरी डाटा टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फ्लोट है। फ्लोट वो वैल्यू होती है जो इशारिये में लिखी जाती है। जब आप ये मैं आपको इससे से ये बता दूं यहाँ पे कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं, लाइक पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर होता है, या आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना, जिस मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो वहां पे पॉइंट्स के अंदर भी हिसाब होता है कि इसने 16.30 पैसे की शॉपिंग की है, सही है। वो पॉइंट्स की सूरत में भी आप लोगों ने जब रिकॉर्ड को रखना होता है
तो आप फिर फ्लोट डाटा टाइप को क्या करोगे, यूज करोगे। उसके बाद हमारे पास ये बूलियन डाटा टाइप होती है। बूलियन अलजेब्रा बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन सिंपल यहाँ पे बता दूं कि ट्रू फॉल्स दो तरह की वैल्यूज होती है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो जब भी हम लोगों ने कुछ इस तरह से करना हो तो हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखते हैं। कोर्सेज नील, नील एक अनडिफाइंड डाटा टाइप है, मतलब इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास रूबी में बेसिक्स डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब डाटा टाइप्स के अंदर भी बहुत सारी डेप्थ है, मैं इतनी डेप्थ में नहीं अभी पढ़ाऊंगा। प्रिमिटिव भी आ जाती है, फिर नॉन प्रिमिटिव आ जाती है, फिर स्ट्रिक्ट डाटा टाइप्स भी आ जाती हैं। तो मेरा कोई इतना लंबा प्लान नहीं है, बस हम आगे इससे अब आगे मूव करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। डाटा टाइप्स, जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो हम कोई डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, हम उसके बारे में बताते हैं कि ये डाटा इस तरह का होगा। लाइक अब मेरा जो नेम है वो किस तरह का होगा, स्ट्रिंग में होगा, उसे मुझे किसमें लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। टाइप्स, अब इसमें टाइप से बेसिक टाइप अभी हम लोगों ने बड़ी इंटीजर होती है। इंटीजर क्या होती है, नंबर्स वाली। आपने नंबर्स का अगर कैलकुलेशन करनी है तो आपने इंटीजर रखना है। फ्लोट किसमें होगा, पॉइंटिंग वाली वैल्यू। और बूलियन, जब आप लोग जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा इज मेल, ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे बूलियन, जहाँ पे दो आंसर होंगे, या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो वहां पे आप बूलियन यूज करते हो। लास्ट पे नील, नील वो वैल्यू होती है जो अनडिफाइंड होती है, एम्प्टी होती है। सम टाइम हमें जरूरत पड़ती है कोई कि हम वेरिएबल बना रहे लेकिन वो क्या हो, कुछ भी ना उसमें हो, या हम उसमें बाद में इंसर्ट कर सकते हैं कभी, तो वो उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, नील, ठीक है। यहां तक कोई मसला आया हो, ये आप जब यूज करोगे ना। अब हम इन पे ना ऑपरेटर्स अप्लाई कर लेते हैं। मैं एज में एक और वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम के, आर कॉन्स्टेंट वही यूज करने लगा हूँ, कॉन्स्टेंट ही। एज प्लस 20 और मैं ऐड कर देता हूँ, तो अब ये एज वो सेमीकोलन हटा देते हैं यहाँ से, और इसे मैं पुट टेस्ट करता हूँ, और इसे हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, एज मैंने पुट टेस्ट किया है, यहाँ पे रिजल्ट पुट टेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एज में 20 प्लस कर दिया। आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब एज में चेंज कर दूं यहाँ से, तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब एज जो है वो चेंजेबल है और कांस्टेंट चेंजेबल नहीं है। तो कांस्टेंट वेरिएबल में समझ आ गई। वेरिएबल में यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, नीचे ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होती जा रही हैं, सही है। तो वेरिएबल ऑलवेज चेंजेबल और कांस्टेंट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो, 20 के आगे। अब वही मैंने बता रहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि लूजली टाइप लैंग्वेज है, कि सी प्रोग्रामिंग की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है। आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लूजली टाइप है। इसमें तो ये पढ़ाने का मकसद ये है कि ताकि आप एरर कम आए। अब मैं एक बात यहाँ पे किस्सा बताऊं कि एक स्टूडेंट था जिसने एक सेमीकोलन पे सारी रात जाया कर दी थी। कहता सर मैं एरर ढूंढता रहा, मुझे एरर नहीं मिला, और जब अगले दिन आया तो एक सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ था। तो ये इसमें से पढ़ाई जा रही ताकि आप लोगों के साथ इस तरह के मसले ना हो। आप सिंपल जिस तरह से आप अपना लॉजिक लगाओ उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसमें मल्टीप्लाई भी यूज करके दिखा देता हूँ। ये आपने घर जाके ट्राई करना है, मेरा काम सिर्फ आपको मतलब के आइडिया देना है कैसे होगा। तो आप ये 25 मल्टीप्लाई 20 कर लो तो वो पॉइंट्स आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें नंबर पे कर सकते हो। अब अगर जीपीए के साथ करो तो यार जीपीए के साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीपीए लिख दूं तो वो फ्लोट में, फिर इसका आंसर किसमें आएगा, इशारिये में आएगा। 3.8 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो इशारिये में आंसर आएगा। तो जब हमें फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर चाहिए तो फ्लोट को यूज करना है, जब हमें इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर को यूज करना है। अब ट्रू और फॉल्स ये हमारे पास बूलियन डाटा टाइप्स होती हैं, जहां पे हमें दो आंसर रिक्वायर होते हैं, या तो सही है या गलत है, तो वहां पे ये यूज करेंगे। फिलहाल अभी कोई मेरे माइंड में सिनेरियो नहीं आ रहा है ऐसा, लेकिन वो इंशाल्लाह अभी आगे मैं यूज करता हूँ। थोड़ा सा आगे से और जाते हैं। अच्छा, बोर्ड तो नहीं अभी तक हो रहे, आगे क्लास हम कंटिन्यू रखें ना इसे, क्योंकि मैंने वही उतना बढ़ाना है जितना आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे यार, ये हम घर जाके कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो यार अब हम स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ फर्स्ट नेम,
अच्छा, एक और मजे की बात याद आ गई कि वेरिएबल इस तरह से मैं रखूंगा तो ये गलत है। फर्स्ट नेम अगर अभी जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ ना, ये क्या है, गलत है। क्यों? वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशंस के रूल्स हैं। आप कभी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना फर्स्ट नेम, ये एरर जनरेट करेगा। बल्कि करके देख लेते हैं क्या एरर जनरेट कर रहा है। तो ये रॉन्ग मतलब कि हम लोग काम कर रहे हैं, कोई अनडिफाइंड काम है। यहाँ पे वेरिएबल के नेम में स्पेस अलाउ नहीं होती। अगर स्पेस अलाउ भी करनी है तो फिर आपने उसी की, देखो यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड। मैंने कहा था ना कि अनडिफाइंड काम कर रहे हैं कोई, तो कह रहा है अनडिफाइंड मेथड फर्स्ट फॉर मेन ऑब्जेक्ट। तो ये जो है अनडिफाइंड मेथड, आप इस तरह से वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपने अगर फर्स्ट नेम लिखना ही है तो क्या कर लो, हाँ, उसमें अंडरस्कोर डाल लो, या उसके 2-3 हाल होते हैं उसकी वेरिएबल रखने की। कैमल केसिंग भी होती है। एक इस तरह से कर लो, फर्स्ट नेम पढ़ा जा रहा है। अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट इसका एफ बड़ा कर दो और उसका एन बड़ा कर दो, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। तो ये भी आपका मतलब कि सही गिना जाएगा, सही गिना जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही गिना जाएगा। तो समझ आ गई वेरिएबल के कैसे नेम। बहरहाल जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर में रखा करो। ठीक है, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बहरहाल हर प्रोग्रामर की अपनी अपनी चॉइस होती है, वो कैसे वेरिएबल का यूज करता है। तो हमने यहाँ पे इसको रख लिया फर्स्ट नेम इक्वल टू तोकीर, और यहाँ पे लास्ट नेम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूं कि ये इकट्ठे प्रिंट हो। ठीक है, तो सिंपल सा यार उसका है सिनेरियो। मैं इसे डिलीट कर रहा हूं और यहां पे मैं लिखता हूं नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और इसे मैं फिर प्रिंट कर दूंगा पुटएस में। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये। अभी इकट्ठा लिखा हो रहा, मैं चाहूँ थोड़ी स्पेस आ जाए तो स्ट्रिंग में थोड़ी स्पेस दे दो, तो ये देख लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे हम कहते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। वो प्लस का जो साइन है इसे हम क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जो 2 स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा, वो कौन सा ऑपरेटर होगा, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो ये कंकैटिनेट किया हम लोगों ने, 2 चीजों को आपस में जोड़ा है ना, जोड़ने को कहते हैं कंकैटिनेट करना। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास ये मतलब इस तरह से यूज होगा। यहाँ तो कोई मसला आया हो नहीं? अच्छा, इससे भी आगे एक और, चलो चलते हैं यहाँ से इफ एल्स के, थोड़ा सा इफ एल्स को देख लेते हैं। अभी तक जो हम काम कर रहे हैं ये सारा कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है। मैंने 3 स्ट्रक्चर पढ़ाए थे जब मैं फ्लो चार्ट वगैरह एल्गो पढ़ा रहा था। मैंने कहा था एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सिलेक्शन और एक होता है आइटरेशन। अभी तक जो हम लोगों ने काम किया ये सारा किस स्ट्रक्चर पे चल रहा था, सीक्वेंस पे चल रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सिलेक्शन बेस होना चाहिए। मतलब कि अगर एज 25 से बड़ी है तो हम कह दें कि यार यू आर एलिजिबल, और अगर एज 25 से बड़ी नहीं है तो कह दें कि यार सॉरी यू ट्राई, मतलब कि लेटर, या कुछ इस तरह से हम लोग कोई मैसेज, हाँ, तो वो करना चाह रहा हूँ। तो यार उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे अभी इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एज ग्रेटर देन 25, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट एस यू आर एलिजिबल। अच्छा, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ, भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। हालांकि एरर आ गया, आई थिंक ये भी अलाउ नहीं होते, तो इसमें ये भी अलाउ नहीं होते। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड एंड, अपना लैपटॉप लेके आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, इफ एल्स का लॉजिक इस तरह से लगाते हैं, बहरहाल इसका सिंटैक्स से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इफ एल्स लिखता हूँ इन रूबी, तो इसमें इफ एल्स का आ जाएगा। अच्छा, आपने पूछा था कि सर हेल्प कहाँ से ले,
तो यार हेल्प लेने का आसान तरीका आप गूगल पे टाइप करो। जिस तरह अभी मुझे इसका सिंटैक्स नहीं समझ आ रहा था इफ एल्स का, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे पहला ट्यूटोरियल जहाँ पे खुल गया, जहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने इफ एल्स यूज करना तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, लास्ट पे एंड आएगा। ठीक है, इसके लास्ट मेरा एंड नहीं है तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे एंड लिख लेता हूँ, आई होप के वो चल जाएगा फिर। ठीक है, अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो चल गया। और मैंने कहा था कि प्रिंटिंग कुछ भी नहीं होगी क्योंकि एज जो है वो 25 के इक्वल है, 25 से बड़ी नहीं है। मैं जैसे से 26 करूंगा यार, तो यू कैन सी कि यहाँ पे फिर आउटपुट प्रिंट होना शुरू हो जाएगी, यू आर एलिजिबल। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, लेस देन लेते थे। लेस मतलब यूज कर सकते हैं। मैं अभी एक सिनेरियो लेके जा रहा था कि उसमें ग्रेटर देन से बड़ा है तो ये है, लेस देन से बड़ा है तो ये है। अच्छा, यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा, अब ये तो था एक खाली इफ। मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर वो मतलब कि 20 जब पहले कोई मैसेज नहीं अपीयर हुआ था ना, जब 25 से वो 25 छोटा था और वो हम लोग कंडीशन, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार जब 25 से छोटा हो तो तब भी कोई मैसेज अपीयर होना चाहिए। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, एल्स लिखना है और पुट एस में लिख दो जो आप बात करना चाह रहे हो। आप यहाँ पे लिख दो कि ट्राई अगेन लेटर। सही है, तो अब मैं इसकी एज 25 करता हूँ और फिर चेक करते हैं कि अब क्या करेगा। तो क्या आ रहा है, ट्राई अगेन लेटर। ये कौन सा स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे, सिलेक्शन। सीक्वेंस में नहीं चल रहा, हालांकि सीक्वेंस वाइज तो ये पहले प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सिलेक्ट कर रहा है कि अगर एज 25 से बड़ी है तो देन तुम लिख दो एलिजिबल हो, और अगर नहीं हो तो जिस तरह से आप इस पे यार ये कर सकते हो, वोटिंग का प्रोग्राम बना सकते हो कि वोट जो एज होती है वो 18 साल से बड़ा इंसान जो है, या अब इसमें मैं एक और कंडीशन दूंगा, अगर 25 के इक्वल भी आ जाए बंदा तो वो भी एलिजिबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, नहीं आप इसके आगे लिख दो इक्वल, सिंपल, और आपका जो पर्सन है वो 25 के इक्वल आ जाए या 25 से बड़ा हो तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होता है ना। कई दफा कहते हैं कि यार 18 साल या उससे बड़े उम्र के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कंडीशंस के पीछे लगी होती है। ये समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, ये अभी तक हम लोगों ने ना दो कंडीशंस को पढ़ा है, इफ और एल्स को। अब इससे अगली कहानी, जब हमारे पास मल्टीपल ऑफ कंडीशंस हो, मतलब के मल्टीपल ऑफ से मुराद कि एक चीज पे आपके पास मल्टीपल आंसर आ रहे हो कि अगर ये नहीं तो ये, जिस तरह से मैंने यहाँ से जाना हो तो एक रास्ता बाइक पे चला जाऊं, साइकिल पे चला जाऊं, पैदल चला जाऊं, तो 3-4 तो ये हो गए। तो जब हमारे पास मल्टीपल हो आ रही हो कंडीशन, तो वहां पे क्या यूज करना है, इफ एल्स फिर एल्स इफ फिर मतलब कि उसके साथ हम एल्स इफ एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि अगर उसकी एज, मैं एक और कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर एज उसकी है किससे बड़ी, 18 साल से बड़ी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि यू कैन वोट, या इस तरह से कुछ मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, यू कैन वोट। और अगर मैं लिखता हूँ कि एल्स इफ, तो एल्स इफ में कुछ और कंडीशन एक ले देते हैं, अगर एज 25 से, अगर एज जिसकी 25 से बड़ी है या इक्वल है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, अगर 18 साल से बड़ी है या इक्वल है तो वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। और अगर खाली अब इस पे एल्स ही देते हैं, आप इस तरह से मल्टीपल कंडीशन बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी एल्स ही लिख देता हूँ, और अगर पुट टेस्ट अगर वो इसके भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्राई अगेन। इस पे आपको ना पूरे प्रोग्राम मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे खासे। आपने रेडी रहना है कि इस पे असाइनमेंट्स रेडी हैं आप लोगों की, और मेरे पास अभी लैपटॉप में मौजूद है, वो इंशाल्लाह अभी आपको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दूंगा। वो 20 प्रोग्राम आपके प्रिंटिंग के होंगे, कोई 10 हैं, 10 प्रोग्राम है इफेल्स के, 10 प्रोग्राम आपको इफेल्स के मिल जाएंगे। वो आपने घर से प्रैक्टिस करके 30 प्रोग्राम की असाइनमेंट जो है वो आपने मुझे सबमिट करवानी है इन दी फॉर्म ऑफ मतलब कि सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। वो कोई लिखा हुआ नहीं मैंने चेक करना कि कोई पेज पे लिख के ले आया वो करे पेज के बस इतना ही है सर, तो ऐसे नहीं चलना, वो आपने सॉफ्ट कॉपी में लेके आना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एरर आ गया, एंड ऑफ इनपुट। हाँ, तो अब यहाँ पे इसे चलाते हैं, फिर भी एरर आ रहा है, कहीं फिर हमने गलती की हुई है। एक्सपेक्टिंग कीवर्ड, अच्छा इफ एल्स इफ का देख लेते हैं यार।
इफ एल्स और एंड तो ब्रैकेट के अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर दिए है? इसकी आगे जो स्टेटमेंट नहीं, ब्रैकेट का तो मसला नहीं होना चाहिए। ये एज इन स्पेस हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये ना एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, ये लैंग्वेज जो होती है ना, आपके लॉजिक्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। जिस तरह अभी मैंने रूबी लैंग्वेज इससे पहले नहीं कभी की हुई, ये फर्स्ट टाइम ही मैं ये प्रोग्राम आपके सामने आज जितने बैठ के किए ये फर्स्ट टाइम किए, इससे पहले मैंने रूबी लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई। तो इस वजह से करवा रहा था कि ये आसान है ज़रा, मतलब कि मुशावरत करने के बाद कि सबसे इजी लैंग्वेज यही होती है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपको आते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो। अब मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम तो लगा इसको देखने में कि यार ये एल्स इफ इसका इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से मैं सिंटैक्स देख रहा हूँ तो मतलब लॉजिकल कोई मिस्टेक नहीं आ रही। आप जितनी भी मिस्टेक देख रहे हो ये देख रहे हो कि यार ये सिंटैक्स की कुछ चीजें होती हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे ELSE लिखा हुआ है, जो कि ई नहीं आएगा, यहाँ पे ELS ही आएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे ELS लिख दो और उसके साथ जोड़ के लिख दो तो फिर ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप लॉजिक यहाँ से सीख लोगे तो आप कोई भी लैंग्वेज पे चले जाओ, जावास्क्रिप्ट पे चले जाओ, पाइथन, PHP, लारावेल, रूबी, किसी भी लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दो। आपको सिर्फ सिंटैक्स सीखने में टाइम लगेगा, कोई 10-20 मिनट 30 मिनट ले दोगे सिंटैक्स को देखने में, तो आप किसी भी लैंग्वेज पे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। और आपने इंडिपेंडेंटली इस तरह का प्रोग्रामर बनना है कि वो ये ना कहे कि मुझे सिर्फ इसी लैंग्वेज में कोड आता है। आप किसी भी लैंग्वेज पे कोड करने के काबिल होने चाहिए। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ये चल जाएगा, यू आर एलिजिबल आ रहा है। अगर मैं 18 कर देता हूँ तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं 18 लिख देता हूँ तो वो आ जाएगा कि यू कैन वोट। और अगर मैं इससे कम लिख देता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए, 7 में लिखता हूँ, ट्राई अगेन। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ की एग्जांपल थी। सिंपल सिलेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया और सिंपल वेरिएबल्स पढ़ लिए, कांस्टेंट पढ़ लिए। अच्छा एक और मैं बात यहाँ पे फिर निकल आई, ये जो ये काम कर रहे हैं ना, ये इसे इक्वल का साइन जो होता है ना, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? जब भी हम किसी को कोई वैल्यू देते हैं तो हम लोग ये इक्वल का साइन लगा के असाइन करते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो जो चीजें मुझे याद आ रही हूँ मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अच्छा एक और चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अगर मैं एज लिख दूं साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। मतलब वो वाला मुंह वाला मतलब नहीं होगा, इसमें ये होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, ये जो प्लस का साइन है ये क्या है? ऑपरेटर है। और ऑपरेंड्स कौन है? ये एज और 3.8। तो जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। तो लो आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बता दिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और वो जो परसेंटेज का साइन था जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं एंड और नोट गेट वगैरह भी, उसके बारे में कंडीशंस लगा के बताऊंगा और एक प्रोग्राम आप लोगों से बनवाऊंगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, मेरे माइंड में है, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में काम ज्यादा हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर वो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन की एग्जांपल देके समझाया था, हाँ। लिखा हुआ है GPA इक्वल टू 3.8। हाँ जी, हम सिर्फ GPA इक्वल टू 3.8 को एक्सप्रेशन कह सकते हैं क्योंकि उसके इधर में आगे असाइनमेंट है, बस खाली असाइनमेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑपरेंड इज एज 3.8, GPA इज जस्ट ऑपरेंड। तो आप कह रहे हो कि एज इक्वल टू 20 इसे एक्सप्रेशन कह ले, तो भाई वहां पे कोई ऑपरेटर नहीं है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो वाला नहीं है। नहीं असाइनमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा अब नेक्स्ट क्या टॉपिक होंगे यार? नेक्स्ट इसी से आगे चलेंगे, नेस्टेड इफ एल्स को मजीद ले लेंगे। इसमें स्विच स्टेटमेंट में देखूंगा, सी में तो है, इसमें पता नहीं मुझे कि है कि नहीं, वो देख लेंगे। यहाँ पर आपने अगर आप ये तो हमारे पास 2 ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो अगर हमारे पास बाइनरी है। अगर हम 3 ऑपरेटर लगाते हैं, 4 ऑपरेटर, एक्सप्रेशन ही रहेगा वो एक्सप्रेशन ही रहेगी। 5 लगा दो, 10 लगा दो, 20 लगा दो, एक्सप्रेशन जस्ट रिमेन एक्सप्रेशन।
अच्छा, ये समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे यार वो नेस्टेड इफ से ही आगे हम लोग चलेंगे और हम मूव करेंगे लूप्स पे। लूप कैसे, अल्ट्रेशन स्ट्रक्चर पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, वो आप अगर आप मजीद पढ़ना चाह रहे हो तो आप वो पढ़ सकते हो। फिर उसके अलावा आप फंक्शंस को पढ़ सकते हो, अरेज को पढ़ सकते हो। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे मिल रहे होंगे, ये देखो। लूप्स हैं, मेथड्स हैं, ब्लॉक्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, अरेज हैं, ये आप खुद से तैयार कर सकते हो, इन्हें यहाँ पे रीड कर सकते हो। और अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हो, ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हो, तो मैं एक वीडियो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो मैंने खुद अभी एक दिन पहले मैंने खुद देख रहा था। यहाँ पे आपने यूट्यूब पे जाना है और एक वीडियो है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप वहां से हेल्प ले सकते हो, वो 4 आवर्स का कोर्स है। आई होप कि वो कोर्स आप कर लोगे तो आपको रूबी लैंग्वेज में काफी सारी क्लियरेंस हो जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है रूबी और फ्री कोड कैंप। ये वीडियो मैं अभी थोड़ी देर पहले मतलब कि यहीं से मैं सिंटैक्स सीख रहा था कि आज का सिंटैक्स क्या होगा। तो ये आप ये वीडियो 4 घंटे की है, अगर आपके पास टाइम हो तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना इसकी एक्सटेंशन होती है। मैं जितने भी बच्चे मस्जिद में हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा, एक दफा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी एक्सटेंशन आपने खुद करनी है ताकि इस तरह के जो एड्स है वो हमारे, क्योंकि मस्जिद है तो इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिखना है गूगल पे एड्स ब्लॉक फॉर यूट्यूब। ठीक है, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होगे, आपके यूट्यूब पे ऐड नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा भी और मतलब कि ये एक्सटेंशन है, आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। एक पे मैं कर रहा हूँ, बाकी सिस्टम जो बच्चे आएंगे उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये एक्सटेंशन अपने कंप्यूटर में रखें ताकि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एड्स हमारे सिस्टम में ना आए। तो ये देखो मैं यहाँ पे से इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मेरे यूट्यूब पे किसी किस्म की ऐड नहीं आएगी। अभी मैं इसे रीलोड करूंगा तो आपके सामने सारी ये जो जितनी भी एड्स आ रही है, कोई भी वीडियो प्ले करूंगा तो ऐड नहीं आया करेगी, वो ऐड रिमूव हो जाया करेगी ऑटोमेटिकली। मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ एक दफा, तो आप देख लो कि डायरेक्टली आ गया। आप कोई भी नई वीडियो प्ले करोगे उस पर ऐड नहीं आएगी, वो ट्रैक। अच्छा, एक ऐड आपने ये यूट्यूब पे जब आप काम कर रहे हो तो ये कर लो। उसके अलावा आप ऐड ब्लॉक लिख लो और क्रोम लिख लो। यहाँ पे हमारी जितनी भी सर्च रिजल्ट में ऐड आ रही होती है, क्योंकि हमारी मस्जिद है तो इस तरह की एड्स आपको पता है इंटरनेट पे काफी सारी चीजें इस तरह से भी होती हैं, तो आपने इसे ब्लॉक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यहाँ पे लिख लो ये बेस्ट एड ब्लॉकर है, ये आप इसे इंस्टॉल कर लो। ये 2 एक्सटेंशन है, आप ये दोनों कर लो। इसके दोनों के अंदर ऐड नहीं आते, मतलब ये दोनों ही काफी है। ठीक है, यूट्यूब के लिए हमने वो कर लिया है और क्रोम पे जब हम सर्च कर रहे होंगे तो कोई ऐड हमारी क्रोम के रिजल्ट में फिल्टर होके नहीं आएगी। तो ये लो, ये दोनों एड्स हो गए। ये आपने अब अपने सिस्टम पे कर लेनी है, घर में करना चाहो घर में कर लो, यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे भी लाजमी। ये 4 सिस्टम नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो इनमें ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई हो, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है। अब हम कोई भी चीज सर्च करेंगे ना तो उसमें भी ये देखो, यहाँ से भी ऐड रिमूव हो गई है। आ रही थी ना यहाँ पे ऐड, खत्म हो गई है। तो आपकी सर्च रिजल्ट से ऐड को रिमूव करने के लिए और यूट्यूब से ऐड रिमूव करने के लिए आपने ये कर लेना है। और बस यहाँ पे लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी मतलब कि टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे मूव करेंगे और असाइनमेंट आपको मैं आज ही सेंड कर दूंगा रात को। तो ठीक है।